हाय स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एक टर्म्स आएगा जिसका नाम है एरिया वेक्टर है। तो हम बेसिकली ये जानते हैं कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक। तो उसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक। क्या बोला हमने? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक। जैसे बेसिकली हमने क्या बोला कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए ये लिया गया है, इसका लेंथ ए लिया गया है, इसका लेंथ बी लिया गया है, तो जिसका जो एरिया होगा ना, इसका जो एरिया होगा क्या होगा? एरिया ए इक्वल टू व्हाट? ए इंटू बी, ठीक। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इन साइड होगा या तो कहाँ होगा? आउटसाइड होगा। क्लियर? यानी किसी भी एरिया का जो डायरेक्शन होता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। एरिया वेक्टर के बाद टर्म्स आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बोलते हैं क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग to a surface in the passing to the surface in the direction of normal to the surface। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी जो जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होते हैं, अगर वो किसी सरफेस से, मान लीजिए सरफेस से, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसे, ठीक। इसमें एक सरफेस ले लीजिए, ठीक है, सरफेस ले लिया, ठीक। एक सरफेस ds ले लीजिए, ds मतलब स्मॉल एरिया, ठीक, स्मॉल सरफेस। तो इसमें जो फील्ड लाइन पास करेंगी, इस फील्ड लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के नॉर्मल जो लाइन पास करेंगी उन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो हम देख क्या रहे हैं, इसमें कितनी लाइन पास की हैं? 1 2 3। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसका फ्लक्स 3 हो जाएगा। तो ये फ्लक्स डिपेंड कहाँ कर रहा है? इसका जो फ्लक्स है ना, इसका फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसका फ्लक्स कहाँ डिपेंड कर रहा है? इसके सरफेस एरिया पर, ठीक। अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, या फाई इक्वल टू ई डी एस बोल सकते हैं, ठीक। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट? ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ देखिए फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस है, तो फाई इक्वल टू व्हाट? ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ये हुआ, इतना नोट डाउन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने क्या बोला कि फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो अभी हमने बोला था कि जो ये ds होगा, ये सरफेस एरिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें ये सरफेस एरिया था, ये ई था और ये क्या था? ds है। तो हमने कहा था जो ds होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा केस बन जाए, कुछ ऐसा केस बन जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे, ठीक। इसका सरफेस कैसे लिया गया? ऐसे लिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसे। एक लाइन और ड्रा कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंगल लेने के लिए हमको लेना है ना, आसानी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन हो गया। हम क्या करें? इस ई के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। इधर लगा ई जो है ds से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा ds के डायरेक्शन में है, तो कंपोनेंट क्या आएगा? ई कॉस थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर ई साइन थीटा आएगा। और फ्लक्स लेने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ चाहिए? इस ds के डायरेक्शन होना चाहिए। तो फाई इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा? फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डी एस। तो फाई इक्वल टू व्हाट? ई डी एस कॉस ऑफ थीटा।
एक रिजल्ट आपका ये आएगा। क्लियर। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि थीटा की वैल्यू वेरी कराएं, अगर थीटा की वैल्यू वेरी करें, हम वेरी करें मतलब अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाई इक्वल टू वाट ई डी एस cos 0, तो फाई इक्वल टू वाट ई डी एस, और ये मैक्सिमम होता है। ठीक, अगला केस देखिए, एक और केस बनेगा इसमें। अगर थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो जो cos 90 की वैल्यू होती है बेटा ना वो 0 होती है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, यानी सरफेस एरिया कुछ ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और सरफेस की डायरेक्शन कहाँ होगा ऐसे, ये डी एस हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा 90, तो एंगल 90 बनेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, मैं फिर कर दूं, एक टर्म और देखिए। अगर देखिए कहीं हम ना जो फाई होता है ना इसको हमेशा क्लोज इंटीग्रल फॉर्म लिखते, कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक, देखिए ये साइन होता है, सॉरी ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का, और इसको ऐसे रिंग लगा देंगे ना, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल। इसका बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर जो भी सरफेस क्लोज होता है ना उसका बेसिकली यूज यहाँ करते हैं। जहाँ भी सरफेस क्लोज हो जाएगा उस क्लोज सरफेस पर हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो फाई को इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक, एक फॉर्मूला ये भी होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए आगे देखते हैं गॉस थ्योरम। देखिए गॉस थ्योरम होता क्या है, तो होता क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यानी जो भी फ्लक्स होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स क्या होगा, टोटल चार्ज का ना क्या होगा 1/ε0 टाइम्स होगा, और सरफेस कैसा होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स होगा यानी जो फाई होगा, वो फाई क्या होगा, टोटल चार्ज का क्या होना चाहिए 1/ε0 टाइम्स होना चाहिए, यानी फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, यानी फाई इक्वल टू लिख सकते हैं इसको Q/ε0। हम जानते हैं, वी नो दैट फाई इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब फाई यही पुट कर सकते हैं, तो फाई इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डी एस इक्वल टू व्हाट, Q/ε0। एक फार्मूला आपका ये भी डिराइव हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस बात को प्रूव करेंगे कि फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0 टाइम्स होता है। ठीक, प्रूव करने वाले हैं कि फाई इक्वल टू Q/ε0 टाइम्स होता है। इसको प्रूव करने से पहले एक टर्म पढ़ेंगे, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये क्या होता है, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर इनक्लोज कर दिया जाए, किसी पॉइंट चार्ज को, लाइन चार्ज को, एरिया चार्ज को, वॉल्यूम चार्ज को इनक्लोज कर दिया जाए या क्लोज कर दिया जाए, तो उस क्लोज करने पर, जो क्लोज सरफेस करने पर, उस क्लोज सरफेस के एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो फ्लक्स होगा, इस सरफेस पर जो फ्लक्स होगा वो होना कैसा होना चाहिए, वैसा नॉर्मल होना चाहिए, कुछ ऐसे हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन थी। पहली क्या चीज़ थी कि सरफेस विल बी क्लोज्ड, सरफेस क्लोज होने के बाद उसकी जो जितनी भी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो सेम होनी चाहिए, और जो फ्लक्स होगा वो हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। ठीक, आइए प्रूव करते हैं फाई इक्वल टू Q/ε0। ठीक, वी हैव टू प्रूव फाई इक्वल टू Q/ε0। प्रूव करते हैं। ठीक, चलिए हम एक पॉइंट चार्ज लिए Q,
इसे क्लोज करेंगे। तो पॉइंट चार्ज क्यू कैसे क्लोज होगा, क्लोज करने के लिए क्या करें, स्फीयर बनाना पड़ेगा, स्फीयर में ही क्लोज हो पाएगा, ये क्लोज कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया लीजिए ds ले लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट P नाम दीजिए। इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटसाइड। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर हम डिस्टेंस को r ले ले तो ठीक, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। हमको प्रूव करना है फाई = Q/ε0। ठीक, हम जानते हैं, देखिए एक बात और जानिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आउटसाइड है, और इसका जो सरफेस एरिया ds है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी प्लेन सरफेस के नॉर्मल। तो इनके बीच का एंगल कितना बना, थीटा = 0 डिग्री। तो फाई = what, E.ds। तो फाई कितना है, E.ds cos ऑफ 0 डिग्री। तो फाई = E.ds। और ये जो फाई लिया गया कितना है, स्मॉल फाई लिया गया है, तो इसको डी फाई नाम दे दीजिए। ठीक, डी फाई = E.ds। क्लियर। अब देखिए इस E की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 पुट कीजिए। तो डी फाई = what, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू ds। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सरफेस क्लोज है तो क्या कीजिए, इसका इंटीग्रल कर देंगे। देखिए स्मॉल फ्लक्स आया है तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रल कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। इंटीग्रल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्मॉल सरफेस का मिला है, हमको पूरे सरफेस का लेना है। तो पूरे सरफेस के लेने के लिए हमको दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो डी फाई का इंटीग्रल करेंगे। ठीक, और यहाँ क्या लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल। सर आपने क्लोज इंटीग्रल ही क्यों लगाया, क्योंकि हमने बताया था सरफेस कैसा है, सरफेस विल बी क्लोज, तो हमने बताया था क्लोज इंटीग्रल हम सर लेंगे r² इंटू ds। यहाँ से ये फाई आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, जितने कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब देखिए ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, ये ds क्या है, ds इज व्हाट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया किसका होगा, स्फीयर का होगा। तो हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r²। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए तो फाई = what, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू 4 पाई r² कटेगा। तो फाई = what, Q/ε0। प्रूफ हुआ। ठीक, नोट डाउन कीजिए इतना। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।